जय बोले गाइस, वेलकम है आप सभी का एक बिल्कुल ही न्यू वीडियो में। ये बेटा इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ फ्लेमिंगो बुक के सारे चैप्टर, जिसमें कि प्रोज और पोएम सब इंक्लूडेड हैं, उनका थीम और सेंट्रल आइडिया। तो यार एक एक करके हम एक एक चीज़, एक एक चैप्टर का सेंट्रल आइडिया और थीम समझ लेंगे इस वीडियो के थ्रू। आपने अगर अभी तक नहीं करा है तो आप इन थीम को याद कर लीजिएगा और अपने पेपर में लिख के आइएगा, तो आपको पूरे नंबर ही मिलने वाले हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। बेटा इस चैप्टर के राइटर थे अशोका मित्रन। अशोका मित्रन ने इस चैप्टर में बेसिकली कवर करा है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब इंसानी रिश्तों की बारीकियों को, कि भाई ह्यूमन रिलेशनशिप्स की क्या क्या बारीकियां होती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे एक ही इंस्टीट्यूट, जेमिनी स्टूडियो नाम के इंस्टीट्यूट में कई सारे लोग काम करते थे और उनके छोटे छोटे मैटर्स पर इश्यूज, मतलब छोटे छोटे इश्यूज पर उनके मैटर्स होते रहते थे, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। राइटर ने बेटा चैप्टर को लिखने के लिए रैम्बलिंग स्टाइल को अडॉप्ट किया है। रैम्बलिंग मतलब एक बिना किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हुए उन्होंने इस चैप्टर्स को कई अलग-अलग पार्ट में लिखा है। व्हाइल डिस्क्राइबिंग द पर्सनैलिटीज ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, और जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोगों के बारे में बेटा डिस्क्राइब करना चाहा, तो उन्होंने वहाँ पर काम करने वाले लोगों की फोलीज, फीबल्स और आइडियोसिंक्रेसीज को डिस्क्राइब करा है, वो भी एक ह्यूमरस मैनर में, विदाउट मेलाइस। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा दूं। मतलब बेटा राइटर ने जेमिनी स्टूडियो के लोगों की वीकनेसेस, उनकी कॉमेडी और उनके बेसिकली जो हेट्रेड थी उनको मतलब बताया है, उन मेंटालिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, वो भी एक ह्यूमरस मैनर में। ह्यूमरस मैनर मतलब होता है एक मजाक मजाक करके उन्होंने बताया है। और मेलाइस का मतलब होता है हेट्रेड, बिना किसी अपने मन में नफरत को लिए हुए उन्होंने सारी पर्सनैलिटीज को डिस्क्राइब किया है। और बाकी बेटा राइटर ने इस चैप्टर में हाईलाइट करा है थीम ऑफ टुगेदरनेस एंड कोएग्जिस्टेंस को, कि कैसे सब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कास्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज के लोग एक ही संग एक इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, एक संग रहते हैं। इस थीम को उन्होंने हाईलाइट किया और उसी के साथ बेटा उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू हमें फिल्म मेकिंग प्रोसेस के उन हिडन चैलेंजेस, उन स्ट्रगल्स के बारे में बताना चाहा है, जो हमेशा हम ऑडियंस से तो छुपे ही रहते हैं, हम ऑडियंस उन तक कभी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो आप ये इस चैप्टर की थीम समझ सकते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अब चलेंगे हम अपने बेटा नेक्स्ट चैप्टर पर, जिसका जो बेसिकली एक पोइम है कीपिंग क्वाइट। बेटा पेब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई कीपिंग क्वाइट पोएम में हाईलाइट करी गई है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस और रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये बेसिकली इसका सेंट्रल आइडिया है। द पोएम अर्जेस अस टू स्टॉप आवर माइंडलेस एक्शंस एंड वायलेंस दैट हार्म आवरसेल्व्स, अदर्स एंड नेचर। इस पोएम में बेसिकली पोएट हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अपने जो माइंडलेस एक्शंस कर रहे हैं और जो भी वायलेंस कर रहे हैं, उसको हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें हार्म होता है या दूसरों को हार्म होता है या नेचर को भी हार्म पहुंचता है। तो इसलिए भाई उन माइंडलेस एक्शंस और वायलेंस को हमें नहीं करना चाहिए। ये पोएम बेटा इस बात पे भी जोर डालती है कि हमें जो हम अपने एक्शंस कर रहे हैं उनका पर्पस पता होना चाहिए, या हम उससे अवेयर होने चाहिए कि भाई हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं यार, क्या हमें सच में उसकी ज़रूरत है। जिससे कि बेटा हम हमारे मन में सबके लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग डेवलप हो, मतलब एक हम सबके लिए अच्छा सोचें, हमारे मन में किसी के लिए नफरत ना हो और एक हार्मोनियस वर्ल्ड बने, एक खुशहाल दुनिया बने। अल्टीमेटली ये पोएम बेटा हमसे रिक्वेस्ट करती है कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, जिससे कि हम अपने एक्शंस को इवैल्यूएट कर सकें और समाज में बेटा पीस हार्मोनी को बढ़ा सकें। साथ ही साथ सोसाइटी में ब्रदरहुड की फीलिंग, यानी भाईचारे की फीलिंग को भी हम बढ़ावा दे सकें। तो ये बेटा आप इस पोएम के सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलेंगे बेटा अगले चैप्टर पर, जो कि एक और हमारी पोएम है रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड बेटा सेंट्रल आइडिया रोड साइड स्टैंड का ये है कि इसमें कवर किया गया है रूरल स्ट्रगल को और अर्बन नेग्लेक्ट को। रूरल स्ट्रगल मतलब रोड साइड स्टैंड वाले पीपल्स के स्ट्रगल को, और अर्बन नेग्लेक्ट मतलब जो सिटी पीपल्स उनको नेग्लेक्ट करते थे, उनके नेग्लेक्शन को इस चैप्टर में कवर किया गया है। ये पोइम बेटा कई सारी थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सोसाइटल नेग्लेक्ट एंड द यर्निंग फॉर अ बेटर लाइफ। कि कैसे उस चैप्टर में बेटा हमें दिखाया है कि कहाँ तो वो लोग रोड साइड स्टैंड वाले इतने गरीब थे कि उनके पास खाने के भी ढंग से पैसे नहीं, और कहाँ सिटी पीपल इतने अमीर है कि वो गाड़ियों में घूम के जा रहे हैं। तो वो एक इंस्टेबिलिटी है, उसको शो किया गया है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को। सोसाइटल नेग्लेक्ट मतलब कि कैसे भाई सिटी पीपल उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यर्निंग फॉर अ बेटर लाइफ मतलब कि कैसे भाई रोड साइड स्टैंड वाले लोग सिर्फ इसी चाह में रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं कि उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, इंप्रूव हो जाए उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड। ये पोएम बेटा फोकस करती है कि कैसे यार रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोग दिन भर इस इंतजार में रहते हैं कि सिटी पीपल्स आएंगे और उनसे सामान खरीद के उन्हें कुछ पैसे दे जाएंगे, जिससे वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। मगर सिटी पीपल तो यार उनको बिना टेंशन दिए निकल जाते हैं। इवन उन्हें वो तो ब्लेम भी करते हैं कि तुमने इतना बढ़िया नज़ारा खराब कर दिया।
ये पोएम में बेटा एक और चीज़ हाइलाइट की गई है कि कैसे भाई कुछ बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस या इन्फ्लुएंशियल पीपल झूठे वादे कर देते हैं इन लोगों से जो कि सिर्फ़ उनके खुद के बेनिफिट के लिए होते हैं, उनसे रोड साइड स्टैंड वालों को कुछ बेनिफिट नहीं होता। एडिशनली बेटा ये पोएम हमें ये भी सजेस्ट करती है कि यार अगर हम एक कंट्री का इकोनॉमिक वेल-बीइंग चाहते हैं या उसका डेवलपमेंट चाहते हैं कंट्री का, तो भाई हमें बैलेंस डेवलपमेंट करना पड़ेगा उसके विलेजेस और सिटीज़ दोनों का। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ सिटीज़ को अच्छा बना के आप कंट्री डेवलप कर लोगे, नहीं, विलेजेस को भी डेवलप करना पड़ेगा। अल्टीमेटली बेटा पोएट इस पोएम के एंड में हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं यार कि अब इन लोगों को हमें इनके दुःख दर्द से दूर कर देना चाहिए। इनके दुःख दर्दों को हमें खत्म करने के लिए कुछ तो करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पोएम पर जो कि है माय मदर एट 66। बहुत प्यारी पोएम है कमला दास जी के द्वारा। इस पोएम में बेटा उन्होंने कई सारी थीम्स में डेल्व करा है, मतलब घुसी हैं वो। जैसे कि एजिंग, इनेविटेबल पैसेज ऑफ टाइम एंड द फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। एजिंग मतलब होता है बेटा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो आगे जाके बूढ़ा होगा ही होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डायरेक्ट वो हमेशा बच्चा ही रहे। और इनेविटेबल पैसेज ऑफ टाइम मतलब कि टाइम तो यार चलता ही रहता है अपनी गति से, कभी नहीं रुकता। और फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस का तो मीनिंग आप जानते ही होंगे। तो मतलब कमला दास ने इस पोएम के थ्रू इन तीन थीम्स को मोटा मोटा कवर करने की कोशिश करी है। वो बेटा अपनी ओल्ड और फ्रेल मदर, फ्रेल मतलब होता है वीक, अपनी बूढ़ी और कमजोर माँ के थ्रू बेटा इस पोएम से हाईलाइट करना चाहती हैं कि भाई एजिंग तो एक एटर्नल लॉ है नेचर का। मतलब एजिंग होना तो कंपलसरी है या सबकी ही एजिंग होगी, ऐसा नहीं कि उनकी माँ की हुई है तो किसी और की नहीं होगी। ये तो कंपलसरी लॉ है। और बेटा वो कहती हैं, जैसे उन्होंने मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग और स्प्रिंटिंग ट्रीज जैसी जो कंट्रास्टिंग इमेजेस है ना, इनका यूज़ करके बेटा वो यहाँ पे हमें बताना चाहती हैं कि भाई इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम को वो हाईलाइट कर रही हैं। मतलब कि टाइम तो यार चलता ही रहेगा। जैसे उन्हें अभी मैरी चिल्ड्रन खेलते हुए देखे छोटे छोटे बच्चे, और फिर वो अपनी माँ को देखती हैं, तो वो सोचती हैं कि कभी ना कभी तो ये बच्चे भी मेरी माँ जैसे हो जाएंगे, या शायद कभी मेरी माँ भी इन बच्चों जैसी होंगी। तो ये हाईलाइट करता है इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम को, टाइम चलता ही रहता है। और स्प्रिंटिंग ट्रीज को उन्हें देख के ये लगता है कि ट्रीज दौड़ रहे हैं जैसे, तो इसका मतलब यार टाइम उसी स्पीड से भाग रहा है, भागता जा रहा है। हमारे हाथ से बेटा रेत की तरह सरक रहा है टाइम। अल्टीमेटली बेटा उनकी जो मदर की कंडीशन है वो पोएट को मजबूर कर देती है फेस करने पर किसको, हार्श ट्रूथ ऑफ मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी मतलब बेटा एक ना एक दिन सबको मरना है, कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं होके आया है। ये बात पोएम में पोएट को फेस करनी पड़ती है उनकी माँ की कंडीशन को देख के। और बेटा उनकी माँ की कंडीशन को देख के उन्हें एक बात और महसूस होती है, क्या, डीप फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस। कि भाई अपने चाहने वाले लोगों को खोने का क्या डर होता है, वो इसको भी इस पोएम के थ्रू हमें बताना चाहती हैं या उसको महसूस कर रही हैं वो इस पोएम में। तो यही है बेटा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आप देखो, मैं आपको एक मोटा-मोटा समझा दे रहा हूँ। आप उसे एक बार रीड करोगे देन आप आराम से लर्न कर लोगे। इतना मैं आपको कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे बेटा, वो है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस जैसा कि हम सब जानते हैं ए आर बार्टन के थ्रू लिखा हुआ है बेटा। इसकी थीम बेसिकली एक्सप्लोर करती है 2 टॉपिक्स को, एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग और हीरो वर्शिप। एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग का मतलब होता है बेटा कि टीनेजर्स जो सपने देखते रहते हैं, ख़याली पुलाव पकाते हैं, वो इमेजिन करना। और कभी-कभार वो इमेजिनेशन इतनी हावी हो जाती है कि हम उसे अपनी रियलिटी से अलग करके नहीं देख पाते, जिसकी वजह से हमें कभी-कभार सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। हीरो वर्शिप का मतलब होता है बेटा किसी इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। एक तरीके से वो हमारे लिए भगवान बन जाता है। जैसे कि अब कुछ लोग सचिन को बहुत मानते हैं, यार वो तो ये है, वो है, तो उसकी वो हीरो वर्शिप कर रहे हैं और उसके आगे वो किसी की सुनेंगे नहीं या किसी और को उसके बराबर भी नहीं रखना चाहेंगे। तो इस सोच को या इस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं हीरो वर्शिप करना। तो इन्हीं 2 बातों को इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ये बेटा चैप्टर रिफ्लेक्ट करता है कि देखो ये बात तो नेचुरल है टीनेजर्स के लिए कि वो फैंटेसाइज़ करें या सपने देखें, इमेजिन करें। स्पेशली ये बात जब और लागू होती है कि जब उनकी फैमिलीज़ वेल ऑफ नहीं हो, मतलब जब उनकी फैमिली उतनी रिच नहीं होती है ना बेटा, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसी फैंटेसीज़ करते हैं। ऐसा इसलिए पोएट कहते हैं, मतलब ऐसा इसलिए इस चैप्टर की थीम करी गई है बिकॉज़ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एक किसी भी इंसान का बेटा, किसी भी बच्चे का जो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है ना, वो उसके आगे जाके उसका जो प्रोफ़ेशन वो चूज़ करेगा, उसको चूज़ करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ऐसा मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा हूँ, आप खुद सोचो। कोई बहुत गरीब बच्चा है, उसका बेटा सपना ये है कि मैं यार पेट भर के खाना खाऊँ रोज़ और सो जाऊँ। कोई अमीर बच्चा है, जिसे दिख रहा है कि मैं सपने पूरे करने के लिए बस पैसे हैं, तो वो सोचेगा मैं पायलट की पढ़ाई करूँ, या नहीं मैं तो यार वो बनूँगा इंजीनियर, या नहीं मैं तो आर्किटेक्ट बन जाऊँ। तो ये उनके सबके बेटा फैंटेसीज़ अलग-अलग हैं। वो हवाई जहाज उड़ाना चाहता है, तो बस एक आदमी पेट भर के खाना ही खाना चाहता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर। तो इसलिए इस पोएम में, मतलब इस चैप्टर के थ्रू में बोला गया है कि भाई ये आम बात है, टीनेजर्स फैंटेसाइज़ करें, स्पेशली जब ऐसा और हो जाता है जब उनकी फैमिलीज़ उतनी रिच नहीं होती। ये बेटा स्टोरी हाइलाइट करती है, देखो, कि बड़े सपने देखना अच्छी बात है, ठीक है, सपने बड़े होने चाहिए, इनमें कोई बाउंड्री नहीं होती। मगर बेटा कभी-कभार अनरियलिस्टिक गोल्स जो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं, अगर हम उनको बेटा पूरा करने के पीछे पड़ ही जाते हैं कि
मतलब नसीब से लड़ जाते हैं, तो फिर बेटा कभी ना कभी हमें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है और माइज़री को फेस करना पड़ता है, जैसा कि हमने इस चैप्टर में सोफ़ी के साथ देखा। और इस चैप्टर के थ्रू बेटा एक और बात हमें पता चलती है, आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि हवा में महल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहावत इस चैप्टर के थ्रू भी सिद्ध होती है कि भाई सोफ़ी क्या है, ख़याली पुलाव तो पका रही है, हवा में महल बना रही है, कुछ है नहीं सामने, वो जाने कहाँ-कहाँ सोच रही है। तो वो भी ये चैप्टर सिद्ध कर देता है। फर्दरमोर बेटा इस चैप्टर में हमें इंट्रिकेसीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी बताया गया है। उसमें भी घुस जाता है चैप्टर। इंट्रिकेसीज़ मतलब वही बारीकियों में, और बताता है कि भाई कैसे कभी-कभार रिश्तों की बारीकियाँ हमारे सामने चैलेंज बन के खड़ी हो जाती हैं, जब एक इंडिविजुअल अपने सपनों के पीछे भागना चाहता है या उनसे जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उन एक्सपेक्टेशंस को वो पूरा करना चाहता है। तो मतलब कभी ना कभी बेटा रिश्तों की बारीकियाँ हमारे लिए चैलेंज बन के खड़ी हो जाती हैं। जैसे सोफ़ी के लिए थी कि उसके पापा उसका सपोर्ट नहीं करते थे, उसकी माँ भी उस पे कोई ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी, वो उसे ऐसे ही समझते थे सब घर में। तो ये सब एक तरीके से उसके लिए चैलेंज बन जाते थे, जब भी वो ऐसा कुछ सोचती थी या कुछ करती थी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस चैप्टर का थीम समझ आ गया होगा। एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे इंटरव्यू चैप्टर का थीम कवर करने। इंटरव्यू चैप्टर को बेटा बेसिकली क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब पहले हम फर्स्ट पार्ट का थीम समझेंगे, देन सेकंड पार्ट का थीम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा सिर्फ ये बताया जाता है कि कैसे इंटरव्यू हेल्प करता है हमें किसी भी फेमस व्यक्ति के बारे में अपनी राय बनाने में। आप इंटरव्यू की मदद से ही तो बेटा जानते हो। मान के चलो आप शाहरुख खान के बारे में कुछ पर्सनैलिटी के ट्रेट उसकी जानते हो, तो कैसे जानते हो? अरे! उसने इंटरव्यू में ऐसा कहा था इसलिए मैं जानता हूँ, है ना? ये बात होती है। इसमें चैप्टर में बेटा ये एम्फसाइज़ किया गया है कि इंटरव्यू लेना तो एक कला माना जाता है, और ये चैप्टर ये भी हाइलाइट करता है कि कैसे इंटरव्यू को एक कम्युनिकेशन जेनर माना गया है। कम्युनिकेशन जेनर मतलब इंटरव्यू मतलब कम्युनिकेट करने का साधन, ठीक है? बाकी इस चैप्टर में ये भी दिखाया गया है कि कुछ लोग तो यार इंटरव्यू को हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसको अनवारंटेड इंट्रूजन की तरह देखते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कि यार ये तो दखल-अंदाज़ी हो रही है हमारी आपसी ज़िंदगी में, जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा ज़्यादातर कभी-कभार इंटरव्यू देने से लोग मना कर देते हैं, बड़े-बड़े एक्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स को साइड में डाल देते हैं, पक्का कुछ मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं चाहते आप इतना ज़्यादा इंट्रूड करो, घुसो उनकी पर्सनल लाइफ में, तो वो भी हमने इस चैप्टर में देखा। एडिशनली बेटा इसमें ये एथिक्स ऑफ जर्नलिज़्म को भी डिस्कस किया जाता है। ये चैप्टर मतलब कहीं न कहीं हमें ये भी एक हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि यार इंटरव्यूअर्स की ना कुछ बाउंड्री होनी चाहिए। उसी बाउंड्री में रह के वो प्रश्न करें तो शायद इंटरव्यू देने वाले इंसान को भी दिक्कत नहीं होगी और आराम से इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। ये थी बेटा फर्स्ट पार्ट की थीम। अब सेकंड पार्ट की थीम क्या है? सेकंड पार्ट को पढ़ के इतना समझ आता है, ये उम्बर्टो को इको नाम के इसमें फेमस शख्स का एक इंटरव्यू बेसिकली में दिया गया है, तो उनके इंटरव्यू को पढ़ के हमें ये समझ आता है कि जो उन जैसे ग्रेट पर्सन्स होते हैं ना, उनके कुछ यूनिक ट्रेट्स होते हैं, मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे उनके थे। वो इंटरस्टाइसेस को यूज़ किया करते थे, है ना? कि लिफ्ट में आ रहे हैं, पता चले आर्टिकल लिख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये बेटा कुछ उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मतलब ग्रेट पर्सन्स के, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर पाते हैं जो कॉमन पीपल फेल हो जाते हैं अचीव करने से। ओवरऑल बेटा इन दोनों पार्ट्स को अगर हम मिलाएँ तो चैप्टर का थीम इतना बनता है कि भाई इस चैप्टर से हमें ये पता चला कि कैसे पीपल इंटरैक्ट करता है फॉर्मल सिचुएशंस लाइक इंटरव्यूज़ में, कैसे वो इंटरव्यू में इंटरैक्ट करता है, और फिर बेटा उसके इंटरैक्शन का क्या रिज़ल्ट या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उस व्यक्ति के पर्सनल आइडेंटिटी पर या उसके करियर पर। क्योंकि देखो उसके इंटरव्यू में जो उसने बोला, उससे हम उसकी पर्सनल आइडेंटिटी अपने दिमाग में बना पा रहे हैं, एक इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं, और बेटा कहीं न कहीं वो इंटरव्यू जाके उसके करियर पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर अच्छा बोला होगा तो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट करेगा, अगर कुछ ऐसी उसने कुछ बात बोल दी हो जिस पे चर्चा छिड़ गई हो या जिस पे विरोध हो गया, कुछ हो गया, तो उसके करियर पे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो यही था बेटा इस चैप्टर का थीम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब यार चलते हैं हम इंडिगो चैप्टर का थीम कवर करने। ओके? इंडिगो चैप्टर बेसिकली बेटा लुईस फिस्कर ने लिखा है। ये उनकी बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी का एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है। अब देखो इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है बेसिकली इंडिगो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर थे चंपारण के, उन पर होने वाले अत्याचारों यानी एट्रोसिटीज को, और गांधी जी ने उनके लिए क्या स्ट्रगल किया इसको। तो बस इस चैप्टर में ये 2 बातें डिस्क्राइब की गई हैं। अब ये चैप्टर कई सारी थीम्स को कवर करता है। देखो मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर के कई थीम्स हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है एक चैप्टर का एक ही थीम हो। थीम मतलब होता है बेटा इस चैप्टर से हमें क्या ऐसा सेंट्रल आइडिया मिलता है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो जितनी सीख आप उस चैप्टर से ले पा रहे हो, वो सब उसकी थीम्स हो जाती हैं। ओके? समझ आया होगा आपको शायद। तो इस चैप्टर में कई सारी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है, जैसे पावर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, कलेक्टिव पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन, सेल्फ रिलायंस एंड डिटर्मिनेशन। ओके, ये चैप्टर जोर डालता है गांधी जी की लीडरशिप स्किल्स पर, और हमें बताता है कि कैसे भाई गांधी जी ने कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स और नेगोशिएशंस का इस्तेमाल करके पीजेंट्स को उनके मूवमेंट में जीत दिलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। ये चैप्टर ये भी हाईलाइट करता है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लीगल जस्टिस, कि भाई डर से जो फ्रीडम है ना वो ज्यादा जरूरी है किसी भी लीगल न्याय से। ठीक है? क्योंकि भाई अगर
डर से ही आज़ादी नहीं होगी तो न्याय पाके भी हम क्या करेंगे? डरे ही रहेंगे जब भी। एडिशनली बेटा इसमें हमें गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ये भी समझने को मिलता है कि अगर हम किसी जगह का सचमुच में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, देन हमें बेटा उस जगह की स्मॉलर से स्मॉलर डिटेल पे भी अटेंशन देनी पड़ेगी। ये चैप्टर में बेटा ये भी मेंशन किया गया है कि अगर हम किसी नोबल कॉज के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो यार हमें सेल्फ रिलायंट रहना है। मतलब अब आत्म पर विश्वास रखना है, अपना खुद पर विश्वास होना चाहिए और फियरलेस रहना है, डरना नहीं है। जैसा कि एंड में राजेंद्र प्रसाद और वो वकील सोच रहे थे कि वो विदेशी को अपने संग मिला लें, तो गांधी जी ने साफ मना कर दी कि यार हम सच के खिलाफ, सच के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें यार सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, फियरलेस रहना चाहिए। ऐसा क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि स्ट्रगल मेड फॉर अ नोबल कॉज इज नेवर अनरिवॉर्डेड। क्योंकि भाई एक सच्चाई के लिए किया गया स्ट्रगल कभी भी अनरिवॉर्डेड नहीं जाएगा। तो यही है बेटा इस चैप्टर का थीम। आप इससे जोड़ तोड़ के अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप चैप्टर का थीम बेटा वही कई सारी बातों को दोबारा कवर करता है, जैसे कि काइंडनेस, ट्रस्ट, कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मतलब साथीपन, एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस। ये इस चैप्टर में बेटा एक खास बात है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लोनलीनेस को कवर किया गया है। मतलब देखो रेड ट्रैप सेलर जो था वो अकेले ही तो रहा करता था, तो यार उसकी लोनलीनेस में ही वो उल्टी सीधी बातें सोचता रहता था दिमाग में, तो उनका क्या नेगेटिव इफेक्ट उस पर हुआ, इस चैप्टर में हमें वो भी देखने को मिलता है। इसलिए बेटा स्टोरी हमें ये सजेस्ट करती है कि देखो हम इंसान शिकार हो सकते हैं, जाल में फंस सकते हैं मटेरियल गेन के। मटेरियल गेन मतलब सांसारिक सुखों के हम जाल में फंस सकते हैं, उनका शिकार हो सकते हैं और उनको पाने के लिए हम गलत रास्तों पर चल सकते हैं, गलत कर सकते हैं। लेकिन बट इनहेरेंट गुडनेस, जो बेटा इनहेरेंट गुडनेस होती है, मतलब एक जन्मजात अच्छाई होती है जो कि ऊपर वाला हर इंसान में देकर भेजता है, वो बेटा हम जगा सकते हैं वापस उस इंसान के अंदर, अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू। जैसा कि इस चैप्टर में एडला विल्बनसन ने बेटा प्यार और इज्जत दिखाकर रेड ट्रैप सेलर के प्रति उसकी जो इनहेरेंट गुडनेस थी उसको वापस जगा दिया, उसको एक अच्छा इंसान बना दिया। ये चैप्टर ये हाईलाइट करता है यार कि कैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की ना एक टेंडेंसी होती है, एक धारणा होती है कि अगर पास्ट में हमसे कुछ गलत हो गया हो तो पता है हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, सही कुछ बाद में अच्छा करके। जैसा कि रेड ट्रैप सेलर ने किया कि भाई उसने बाद में वो 30 क्रॉनर लौटा दिए थे उसके वो ओल्ड व्यक्ति के। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस चैप्टर का थीम समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जो कि है द लास्ट लेसन। अल्फोंस डॉडर्स द्वारा लिखा गया बेटा लास्ट लेसन का थीम जो है वो एक्सप्लोर करता है पेनफुल इफेक्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म। पहले तो बता दूं लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म क्या है। लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मतलब बेटा किसी देश का अपनी मातृभाषा पर बहुत ज्यादा घमंड होना और उसी को सर्वोच्च मानना। एक होता है कि मेरी देश की भाषा अच्छी है, और बेटा एक फीलिंग होती है कि मेरे देश की ही भाषा अच्छी है और किसी देश की है ही नहीं अच्छी। तो ये जो फीलिंग होती है ना, यही कहलाती है लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म की फीलिंग। तो उसी का बेटा जैसे कि क्या था, प्रूशिया वालों को जो था वो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म था, अपनी भाषा पर बड़ा घमंड था, तभी तो वो अपनी भाषा को इम्पोज कर रहे थे फ्रांस में जाके। तो उस इम्पोजिशन के बेटा क्या पेनफुल इफेक्ट्स हुए अल्सेस और लॉरेन में, उसी को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि भाई कैसे सिटीजन्स को डिप्राइव्ड कर दिया गया उनकी ही नेटिव, उनकी ही मातृभाषा बोलने से। इस बात को यहाँ पर चैप्टर में इस थीम को एक्सप्लोर किया गया है। ये स्टोरी ये भी हाईलाइट करती है कि भाई कैसे वहाँ के कैरेक्टर्स को रिग्रेट हो रहा था अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज पर, कि कैसे उन्होंने बेटा पास्ट में अपॉर्चुनिटीज मिस करी थी अपनी मातृभाषा को सीखने व बोलने की, और फिर कैसे उन्हें ये रियलाइज भी हुआ था कि कितनी उनकी मदर टंग इंपॉर्टेंट होती है, कितना उनका कल्चरल हेरिटेज इंपॉर्टेंट होता है उनकी एक आइडेंटिटी शेप करने में। मतलब बेटा इस चैप्टर में देखो क्या था, सारे कैरेक्टर्स को रिग्रेट हो रहा था कि हमने यार सिखाई नहीं, टीचर को रिग्रेट था उसने सिखाई नहीं ढंग से, बच्चों को रिग्रेट था उन्होंने पढ़ी नहीं, माँ बाप को रिग्रेट था क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं। तो सबको कहीं ना कहीं रिग्रेट था, ये चीज़ इस चैप्टर में हाईलाइट की गई। और बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी मदर टंग और कल्चरल हेरिटेज की। ये कैसे उन्हें पता चलता है? क्योंकि बेटा मदर टंग और कल्चरल हेरिटेज हमारी आइडेंटिटी को शेप करने में हेल्प करती हैं। कैसे? आज हम हिंदी बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। ये एक आइडेंटिटी शेप कर रही है हमारी। अच्छा, अगर कोई अमेरिका में जाके हिंदी बोल रहा होगा ना तो बेटा लोग समझ जाएंगे कि ये इंडियन ही है। ऐसे ये फीलिंग होती है इसकी कल्चरल हेरिटेज और मदर टंग की इंपॉर्टेंस की। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस चैप्टर का थीम समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, प्यारी सी पोएम का सेंट्रल आइडिया कवर करने। बेटा थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, वो बेसिकली जोर डालता है किस पर? क्वालिटीज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। मतलब इस पोएम में सिर्फ हमें ब्यूटीफुल थिंग्स की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। इस पोएम से हमें ये समझ आ जाता है यार कि ब्यूटीफुल थिंग तो एक नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ जॉय होती है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे हमेशा सदा सदा के लिए हमें खुशी मिलती रहेगी, जो कि कभी डिमिनिश नहीं होगी, फेड नहीं होगी, जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी बेटा।
चाहे संसार बदल जाए, कुछ भी हो जाए, ब्यूटीफुल थिंग हमेशा ब्यूटीफुल रहेगी। वो हमेशा हमें पीस देगी, सुकून देगी। और अगर हम कभी अपने मुश्किल वक़्त में किसी ब्यूटीफुल चीज़ से एनकाउंटर हो जाएँगे, टकरा जाएँगे या वो मिल जाएगी, तो यार उस समय वो हमें ताकत देती है। देखो, ये हमारी चॉइस है कि हम दुनिया की किस चीज़ में ब्यूटी देख रहे हैं। अगर हम चाहें तो सबसे सिंपल से सिंपल ऑर्डिनरी थिंग को भी ब्यूटी की नज़रों से देख सकते हैं बेटा। क्योंकि क्योंकि बेटा जो ब्यूटी होती है ना, वो चीज़ में नहीं, देखने वालों की आँखों में होती है। तो ये भी हमें इस पोएम से सीखने को मिल जाता है। अल्टीमेटली ये पोएम अंडरस्कोर करती है, मतलब महत्व देती है। किसको महत्व देती है? पावर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स को एंड देयर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। कि भाई क्या उनकी पावर है ब्यूटीफुल थिंग की, वो हमारे संग क्या कर सकती है और क्या उनका इफेक्ट होता है हमारी ज़िंदगी पर, क्या लंबा इम्पैक्ट होता है। ओके? उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, थीम सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा। इस बात को अगर मैं समझाना चाहूँ ना, ऑर्डिनरी थिंग में ब्यूटी देखने वाली, तो जैसा पोएट ने हमें बताया है कि पानी के वो ठंडे नाले भी यार ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो एक इंसान को शेल्टर दे रहे हैं, एक सुकून दे रहे हैं। वो डैफोडिल के फूल भी ब्यूटीफुल है। वो पेड़ जो छाया दे रहा है हम जैसी शीप्स को, वो भी ब्यूटीफुल है। तो ये बेटा देखने का नज़रिया है। पोएट ने उन चीज़ों को ब्यूटीफुल बना दिया। ये चीज़ हमें इस पॉइंट से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके? अब मैं चलता हूँ आगे आपको ऑन जेनिफर टाइगर्स पोएम का सेंट्रल आइडिया समझाने। बेटा इस पोएम में हमें बताया गया है इफेक्ट ऑफ मेल डोमिनेंस ऑन वुमेन इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। कि भैया आदमी या पुरुष प्रधान समाज में क्या इफेक्ट होता है बेटा पुरुषों के दबाव का वुमेन्स के ऊपर। ठीक है? इस पोएम के थ्रू में ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है कि कैसे भाई हम मेल्स सिर्फ वुमेन की डिजायर्स को सप्रेस तो कर सकते हैं। कि मान के चलो मैंने लड़की से शादी करी, उसका सपना था पायलट बनने का, तो मैं उसे घर के कामों में लगा के उसके सपने को दबा तो सकता हूँ, मगर मैं उन्हें मार नहीं सकता बेटा। उसके सपने हमेशा बने रहेंगे कि वो हमेशा चाहती है पायलट बनना। उसे कभी भी मौका मिलेगा तो वो निकल पड़ेगी। दे में कंट्रोल देयर बॉडी बट नॉट देयर माइंड्स। हम मेल्स बेटा सिर्फ उनकी बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं कि ठीक है तू अब यहाँ चली जा, वहाँ चली जा, ये काम कर ले, वो काम कर ले, मगर हम उनके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि अंकल हमारी आंटी जेनिफर के माइंड को नहीं कंट्रोल कर पाए, उन्होंने बना दिए ना टाइगर, अपने आप को वो टाइगर की तरह दिखाना चाहती थी, उन्होंने बना दिए। एडिशनली बेटा इस पोएम के थ्रू हमें समझ आता है कि यार वुमेन्स की इच्छाएं क्या होती हैं, वुमेन्स असल में कैसा बनना चाहती हैं, कैसा दिखना चाहती हैं। क्योंकि यहाँ पर वुमेन्स को हमें टाइगर की तरह सिंबलाइज़ करके बताया गया है, तो जिससे हम समझ पाते हैं कि यार वुमेन भी एक शेर की तरह चलना चाहती हैं, एक मतलब एक खुलकर, एक फ्रीडम से वो रहना चाहती हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे आगे और ठीक है, बस 2 और बचे हैं। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की थीम को समझते हैं। वो ये अनीस जंग वाला चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर की थीम बहुत आसान है। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर की थीम एक्सप्लोर करती है मेनली 2 टॉपिक। पहला ग्राइंडिंग पॉवर्टी, दूसरा एक्सप्लॉइटेशन। ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब कभी ना खत्म होने वाली गरीबी, और एक्सप्लॉइटेशन तो आप समझते ही हो, प्रताड़ना। ठीक है? तो इस चैप्टर के थ्रू हमें बेटा ये बताया गया है कि कैसे यार परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब कभी ना खत्म होने वाली गरीबी फोर्स करती है एक व्यक्ति को टू सफर इन वेरियस वेज, कि भाई उसे सफर करना पड़ता है हर तरीके से बेटा। और ये भी दिखाया गया है कि यार उनका एक्सप्लॉइटेशन सोसाइटी भी करती है, उनको सोसाइटी भी प्रताड़ित करती है, और वो एक विशियस सर्कल में जाके फंस जाते हैं, एक साइकिल में फंस जाते हैं। डेप्ट की, पुलिस उन्हें खींच के ले जाती है, मतलब वो सब हमने इस चैप्टर में सीख लिया कि यार कैसे कभी ना खत्म होने वाली एक गरीबी की वजह से एक इंडिविजुअल को क्या क्या झेलना पड़ता है। और बेटा जो सोसाइटी का उनके प्रति एक बायस्ड बिहेवियर होता है ना, मतलब एक तरफा व्यवहार है, सिर्फ बुरा ही तरीके से देखना, एक हीन नज़रों से देखना, हीन भावना से देखना, वो उनकी कैसे सफरिंग्स बढ़ा देता है, ये भी हमें इस चैप्टर के थ्रू समझ आ गया। और फिर बेटा इन सब चीज़ों का जो रिजल्ट होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। उस एक्सप्लॉइटेशन से हमने ये भी देखा कि यार कैसे वहाँ जो गरीब बच्चे होते हैं, वो अपना बचपन खो देते हैं, मासूमियत खो देते हैं, और वो मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए, वो भी एक यंग एज से। और फिर वो बेटा उनकी फ्रीडम उससे छिन जाती है, वो अपने खुद के मास्टर नहीं रह पाते, जैसा कि साहिब आलम नहीं रहे थे। ओके? अनफॉर्चुनेटली नो वन इज विलिंग टू रिमूव सैडनेस फ्रॉम देयर लाइफ। और बेटा इस चैप्टर के थ्रू हम एक और बात समझ पाते हैं कि यार देखा जाए ना, दुर्भाग्यवश कोई उनकी दुख को दूर करना नहीं चाहता है, कोई उनकी उस गरीबी के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। और उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस चैप्टर का थीम समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने इस पूरे वीडियो के या उस पूरी फ्लेमिंगो बुक के लास्ट चैप्टर को कवर करने, जो कि है डीप वाटर। डीप वाटर का थीम समझेंगे। डीप वाटर विलियम ओ डगलस ने लिखा है बेटा। डीप वाटर जो है इस बात को इलस्ट्रेट करता है, बताता है कि देखो ना, जो मृत्यु है उसका डर नहीं होता है इंसान को, लेकिन जो मृत्यु आने का डर है उसका बहुत डर होता है कि यार कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन जो मृत्यु आने का डर है, वो देखो बेटा बहुत गहरी बात है लेकिन बहुत सिंपल सी है। मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन मृत्यु आ रही हो तो उस समय जो डर महसूस करोगे वो बहुत खतरनाक होता है। वो हम सबको डरा देता है, और बेटा हमें उसी डर से लड़ना है, वरना वो हमें कंज्यूम कर देगा, हमें खत्म कर देगा।
जैसे कि अभी आपको नहीं पता है कि अगले पल क्या होने वाला है, तो आप मस्त जी रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, मेरे को भी नहीं पता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सोचो किसी न किसी एक पल ऐसे ही भाई एक इंसान की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। तो अगर उस बात को वो पहले से जानता हो कि यार 1 घंटे बाद मेरे संग ऐसा होने वाला है, तो वो जो उसकी मृत्यु आने का डर होगा ना, उससे वो उभर नहीं पाएगा। वो डर उसे शायद उसकी मरने से पहले ही उसे मार देगा। समझ पा रहे हो बात को? ओके। और डीप वाटर में बेटा डगलस के बचपन का जो डर था, पानी का डर, उसको डिस्क्राइब करके हमें ये कन्वे किया जा रहा है कि यार देखो चाइल्डहुड फियर्स को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मतलब ठीक है कि बचपन का डर है तो ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, उनको हमें कायदे से एड्रेस करना चाहिए, वरना बेटा वो हमारी मेंटल हेल्थ पर एक डीप इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने डगलस की मेंटल हेल्थ पे छोड़ दिया था। कहाँ बेटा वो सबसे पहली बार अपने पापा के संग जब गया था किसी बीच साइड, तब वो गिर गया था, उनकी उससे वेव आई थी, तब उसे वो डर लग गया था बेटा। और वो डर उसका जब तक रहा जब वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने सीखने गया था। ठीक है? और बेटा स्टोरी में जिस प्रकार दिखाया गया कि डगलस ने अपने डर का ब्रेवली सामना किया, उसे एनालाइज़ किया और उसे ओवरकेम भी किया। तो यार ये पूरी बात एक ही चीज़ कन्वे करती है क्या? कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। जिस बात से हमें डरना है ना, वो ये है कि हमें डरना नहीं है। ओके? अल्टीमेटली ये सब बातें एम्फसाइज़ करती हैं कि भाई कैसे करेज, सेल्फ बिलीफ, रेज़िलियंस हमें हेल्प कर सकती है मोस्ट फॉरमिडेबल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में। मोस्ट फॉरमिडेबल मतलब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बेटा परिस्थिति को ओवरकम करने के लिए ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प कर सकती हैं। हम किसी भी डिफ़िकल्ट परिस्थिति को इन सब करेज से, सेल्फ बिलीफ से, रेज़िलियंस से ओवरकम कर सकते हैं। बेटा इसी बात के साथ हमारे सारे चैप्टर्स, पोएम्स का थीम, सेंट्रल आइडिया सब कवर हो गया। देखो इसको आप अगर याद करना चाहो याद कर लो। समझा मैंने आपको दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो हेल्प पहुँची होगी इससे। अगर ज़रा-सी भी हेल्प पहुँची हो तो मुझे कमेंट बताना। और बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम। थैंक यू।